अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पीएसपी 504 के लेसन 33 को स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही टॉपिक चलता रहा है। फॉरगॉटन मेमोरीज एग्जिस्ट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि फॉरगॉटन मेमोरी जो हैं वो मौजूद होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये पेनफील्ड का एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर भी हम नेल्सन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था और कहा था कि साबित किया था कि फॉरगॉटन मेमोरीज जो हैं वो डिलीट नहीं होती, वो मौजूद होती हैं। इन्होंने सब्जेक्ट्स को दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं इनको कंबाइन डिस्कस कर दूंगा। नेल्सन के दोनों सब एक्सपेरिमेंट थे। तो मेन इन्होंने जो किया ना बीच में एक्सपेरिमेंट, उसकी बात करते हैं कि सब्जेक्ट को पेयर्ड वर्ड्स, जिस तरह पेयर्ड वर्ड होते हैं 30 हाउस, 20 बुक्स, 10 कैट्स, 25 चेयर्स वगैरह ना, इस तरह के वर्ड्स याद करवाए और 2 वीक के बाद इनसे पूछा गया तो 75% तक लोगों ने सही वर्ड्स बता दिए। इसके बाद उन्होंने फिगर जो है ना बदल दी, यानी कि सेम नंबर सेम रखे, मतलब 43 डॉग्स, 43 हाउसेज, 10 कार्स, 10 चेयर्स, इस तरह। दोबारा टेस्ट लिया गया तो उन्होंने पहले वाले टेस्ट में से 70%, मतलब फिगर बदलने के बाद ना दोबारा से उन्होंने जो पुरानी लिस्ट थी उसका और नई लिस्ट थी उसका, दोनों का इकट्ठा टेस्ट लिया। तो जो पुरानी लिस्ट थी उसमें से 78% लोगों का ने सही जवाब दिया, और जो चेंज लिस्ट थी, जो नई लिस्ट थी जिसके अंदर सिर्फ फिगर सेम, नंबर सेम रखे थे, उन उसमें लोगों ने 43% चीज़ों का सही जवाब दिया। यानी कि पहली बार जब लिस्ट उसका टेस्ट लिया था तो 75% तक लोगों ने जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा टेस्ट लिया तो 78% तक। पहले वाली लिस्ट लोगों के जहन में ऑलरेडी थी, पहले से उन्होंने याद रखी थी, लेकिन जब दोबारा उन्होंने याद की, दोबारा रिपीट किया उसको, तो वो चीज़ उनके जहन में पुख्ता हो गई। तो ये चीज़ मतलब कि इसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर भी यही कह रहा है कि बता रहा है कि 43% लोगों ने, सेकंड लिस्ट जो है 43% तक लोगों ने ठीक बताया, और फर्स्ट लिस्ट जो है पहली दफ़ा 75% तक लोगों ने ठीक बताई, और सेकंड टाइम 78% तक लोगों ने उसे ठीक बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि इस चीज़ को देखना कि नॉलेज किस शक्ल में लॉन्ग टर्म में हमारे पास सेव होता है, स्टोर होता है। डिजिटल वर्सेस एनालॉग, मतलब डिजिटली फॉर्म में होता है, चीज़ों की शक्ल में होता है, तस्वीरों वगैरह की शक्ल में होता है, डिजिटल एनालॉग में होता है, या फिर डिजिटल इस तरह के नंबर्स की सूरत में होता है, 10 नंबर्स, 20 नंबर्स, इस तरह। उसके बाद प्रोपोजिशनल नेटवर्क वर्सेस इमेजेस। प्रोपोजिशनल नेटवर्क्स के अंदर कह रहा है कि एक नेटवर्क की शक्ल में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी आपने ये नेटवर्क वाला पढ़ा होगा, काफ़ी दफ़ा आया, 3-4 दफ़ा ये फिगर बीच में आई है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करना, दूसरे को तीसरी चीज़ के साथ लिंक करना। या फिर फैन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, फैन इफेक्ट पढ़ा होगा। उसके अंदर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक कर रही है, ठीक है, ये प्रोपोजिशनल नेटवर्क है, ठीक है। एक इमेज को हमने दूसरे इमेज के साथ, दूसरे इमेज को हमने तीसरे इमेज के साथ लिंक किया। यहाँ पे असल चीज़ जो समझने वाली है वो डुअल कोड थ्योरी है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। डुअल कोड थ्योरी के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। पहली है प्रोपोजिशनल कोड नेटवर्क, मुख्तलिफ फ़िक्रों की शक्ल में इन्फो को याद रखना। मसलन मेरा घर लाहौर में है, ये एक फ़िक्रा मैंने अपने जहन में रखा। अब आपसे कोई पूछे कि आपके घर के करीब कोई होटल है, तो आप 3-4 सेंटेंस को दोहराएंगे जो आपके जहन में पहले से स्टोर होंगे। मेरा घर लाहौर में है, लाहौर में फ़लाँ इलाके में है, फ़लाँ गली नंबर है, इसके करीब कोने पर एक होटल है। मतलब सेंटेंस की शक्ल में, प्रोपोजिशंस की शक्ल में इन्फो को याद रखना। दूसरा, इमेजेस आर स्टोर्ड, मतलब अगर इसी को इमेजेस की शक्ल में, घर को इमेजेस की शक्ल में याद रखना है, तो ऐसा होगा कि आपके जहन में घर से होटल तक का रास्ते का इमेज बना होगा, जो कि आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा, आप उसको रिकॉल करेंगे, आपके जहन में आ जाएगा। वो फिर उस तरह आप अगले बंदे को, जिसने आपसे पूछा, आपको वो बता देंगे आप उसे। सिंपल ये कि इमेजेस की शक्ल में किसी चीज़ को याद रखना। कैटेगरीज, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, उनको एक कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। जिस तरह एक कैटेगरी का नाम है बर्ड, बर्ड के अंदर आता है पेंगुइन, क्रो, स्पैरो वगैरह परिंदे आते हैं। एक एनिमल्स की कैटेगरी है, एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ जानवर आते हैं।
बाज़ औक़ात यहाँ पे कह रहा है कि कैटेगरी की डेफिनेशन ये हाईलाइट की हुई है, मैंने वही आपको बता दी। कैटेगरी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग द सेम एसेंशियल फीचर्स, मतलब बर्ड्स, फर्नीचर, फ्रूट, रॉबिन, मतलब फ्रूट के अंदर मुख्तलिफ फल आ जाएंगे, वो एक कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। यहाँ पे अच्छा, प्रॉब्लम को बाद में डिस्कस करते हैं, आगे आ रहा यहाँ से हम ये प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये चीज़ें बता दूँ कुछ कि डिक्शनरी जो है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक फ्रूट की क्या डेफिनेशन है? द एडिबल प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट और अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ अ सीड एंड इट्स एनवेलप। एनवेलप इज जूसी एंड पल्पी। एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, प्लम हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि वेजिटेबल की डिक्शनरी क्या है कि एडिबल प्लांट प्रोडक्ट ईटन रॉ और कुक्ड, मतलब जिनको पकाया जाता है, न कैरेट हो गई, स्पेनिच हो गई, टोमेटोज हो गए, ये सब चीज़ें वेजिटेबल के अंदर आती हैं। उसके बाद प्रॉब्लम की बात करें कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इस कैटेगराइजेशन के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ दो मुख्तलिफ कैटेगरीज से बिलोंग करती है। मसलन कह रहा है कि इज़ चिकन अ बर्ड और एनिमल। काफ़ी देर तक इंग्लिश के अंदर ना, ये काफ़ी अरसे तक ये बहस बनी रही कि चिकन क्या एक बर्ड है या एनिमल है, क्योंकि अगर बर्ड की तरफ देखा जाए तो बर्ड जो उड़ता है, और चिकन एनिमल की तरफ देखा जाए तो एनिमल उड़ नहीं सकता। लेकिन कह रहे हैं कि मुर्गी के पर भी हैं लेकिन वो उड़ भी नहीं सकता, और उसमें मतलब कि अंडा देता है परिंदों की तरह। उसके अंदर परिंदों वाली खसूसियात भी हैं और किसी हद तक देखा जाए तो एनिमल वाली खसूसियात भी हैं। मतलब ये एक फ़ज़ूल बहस है, अगर साइकोलॉजी के अंदर देखा जाए एक फ़ज़ूल बहस है। लेकिन कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो वाक़ई ये एक प्रॉब्लम है कि हम मुर्गी को या तो एक कैटेगरी में चीज़ में काउंट करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर इसको एनिमल भी कहा जा रहा है और बर्ड भी कहा जा रहा है सेम टाइम में। कह रहा है कि कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज की आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक इशू बनता है, डायलैक्ट वर्सेस लैंग्वेज। यानी कि डायलैक्ट लैंग्वेज कैटेगराइजेशन में दो चीज़ें हैं, डायलैक्ट और लैंग्वेज। डायलैक्ट जो कहते हैं बोली, किसी इलाके की बोली, और दूसरी होती है ज़बान। अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जस्ट कि अगर एक लोग कुछ इलाके के लोग सराइकी बोलते हैं तो वो कहेंगे जी ये हमारी बोली नहीं है, ये हमारी ज़बान है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बोली जाती है और ये एज ए ज़बान कंसिडर होती है, एज ए लैंग्वेज कंसिडर होती है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये ज़बान नहीं है, इसको लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता, ये तो जस्ट बोली है। मतलब जो लोकल लो एरिया के लोग अपने अंदाज में अपनी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, एक तरीका चल पड़ता है, एक रिवाज चल पड़ता है, उसको बोली कहते हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी डायलैक्ट और लैंग्वेज की भी, कि इशू ये बनता है कि कुछ लोग डायलैक्ट को अपनी बोली कंसीडर करते हैं, बोली कहते को अपनी लैंग्वेज कंसीडर करते हैं, जबकि वो लैंग्वेज होती नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेज की कैटेगराइजेशन में भी इश्यूज आते हैं। जिस तरह एक ज़बान है, उर्दू एक ज़बान है, बिल्कुल हमें पता है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उसको बोला जाता है, निसाब के अंदर उर्दू इस्तेमाल होती है, ये तो चले समझ आती है उर्दू। लेकिन एक बंदा उठ के कहे जी उर्दू बोली है, निसा ज़ुबान नहीं है। तो इसी तरह सेम मैं एग्जांपल सराइकी की दे रहा हूँ कि सराइकी को काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि ये एक ज़बान नहीं, ये एक बोली है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती है। लेकिन कह रहा है कि ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तज़ाद आता है, लोगों के डिफरेंसेस आते हैं। मेरे कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि सराइकी एक लैंग्वेज नहीं है, बोली है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे जो सराइकी जो लोग हैं वो सुन रहे हो अगर, तो वो काइंडली नाराज़ ना हो। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सराइकी एक लैंग्वेज ही है, बेशक कोई शक नहीं। लेकिन आम तौर पर लोगों का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों का कंसेप्ट क्या है और क्या किस तरह डिफ़र करता है एक दूसरे से। तो व्यूअर्स ये था आपका PSY 504 का लेसन 33। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन भी इसी को कंटिन्यू हुआ है, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।